हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इकोनॉमिक्स के होने वाले हैं। ये पार्ट 1 है। आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एसएससी बुक एसबी। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली में उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से डैश जैसे निर्माण शामिल थे। तो कौन से निर्माण शामिल थे? वो थे सूती और रेशमी वस्त्र का। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला। फिशर की मात्रा सिद्धांत को उनके द्वारा डैश के रूप में दिए गए प्रसिद्ध समीकरण के माध्यम से समझाया गया है। तो फिशर के मात्रा सिद्धांत जो है वो है mv बराबर pt। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, mv बराबर pt। किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई थी? तो कौन सी औद्योगिक नीति थी? वो आई थी हमारी 1980 में, 1980 में। अचल पूंजी के उपभोग को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो अचल पूंजी जो है वो मूल्यह्रास के रूप में भी जाना जाता है उसको। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? तो 1973 में पेश किया गया था फेरा, FERA। इसको मैं आपको इमेज लगा दूंगा, इसका फुल फॉर्म होता है ये। अगला क्वेश्चन। मुद्रा MUDRA सूक्ष्म इकाई उद्यमों के विकास और पुनर्वृत्ति के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्था है। इस क्वेश्चन में आपसे सिंपली ये पूछा है कि MUDRA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आइए देखते हैं, जो चौथा आंसर है वो हमारा सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है जो कि है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो आप इसे याद रख सकते हैं, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। मशीनें, उपकरण, सामग्रियाँ और भवन किस प्रकार के माल के उदाहरण हैं? तो ये मशीनें, उपकरण जो है वो पूंजीगत माल के उदाहरण हैं। भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का विनियामक कौन करता है? तो ये RBI करती है। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियमन या फिर विनियमांक जो है वो RBI करती है। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? जो समाहर्ता थे वो कर निर्धारण के कार्य से रिलेटेड थे। जो कर आप दे रहे हैं या किससे कर लेना है, तो समाहर्ता का काम यही था। एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण के नाम से जाना जाता है। तो ये किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि आपको पता होगा कि ये बजट के नाम से जाना जाता है। एक वित्तीय वर्ष में कितने ऊपर कितना खर्च करना है, कौन सी चीज़ों पे कितने पैसे लगाने हैं, ये बजट में सब कुछ तय होता है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा है शिक्षित बेरोजगार लोग मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को कम करने के लिए उच्च फसल संघनता वांछनीय है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, जो सी वाला ऑप्शन है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को कम करने के लिए उच्च फसल सघनता वांछनीय है। 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया अमृत AMRUT अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो जैसा कि इसमें पूछा है कि AMRUT अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन, इसका ये फुल फॉर्म होता है। इंग्लिश में आपको पिक्चर इसमें दिख रही होगी, अमृत का फुल फॉर्म ये होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, सीवरेज के बाद जलापूर्ति। निम्नलिखित में से क्या मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कार्य क्या नहीं होता? भंडारण में समस्या। तो ये मुद्रा का कार्य नहीं है। बाकी जो है वो मुद्रा के कार्य में पाए जाते हैं, जैसे विनियमन का माध्यम है, मूल्य का माप है, स्थगित भुगतान का मानक। तो चौथा ऑप्शन है, इसमें मुद्रा का कोई कार्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन। हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण
संसाध स्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो हरित क्रांति से जुड़े जो कि है वो नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है ये। इंटेंसिव एग्रीकल्चर एम्प्लाइज ये क्या होती है? ये मतलब इसको कैसे निकालते हैं? यूज़ ऑफ मोर लेबर एंड कैपिटल इनपुट्स ऑन द गिवन लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। यदि सरकारी राजस्व प्राप्ति से अधिक है तो इसे क्या कहते हैं? तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा इसमें चौथा, राजस्व घाटा। याद कैसे करेंगे इसको? राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति दोनों में राजस्व आ रहा है, तो इसमें अधिक है तो कहीं ना कहीं घाटा हो रहा होगा। तो कौन सा घाटा होगा? इसमें भी राजस्व घाटा होगा। तो राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक है तो इसमें राजस्व का ही घाटा है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक नीति संकल्प में उद्योगों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा, सॉरी यहाँ पे आंसर है दूसरा और आपका जो सही आंसर है वो 3 है। तो आपका आंसर है यहाँ पे दूसरा, 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है औद्योगिक नीति संकल्प में उद्योगों को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में ऋण का एक स्थानागत स्रोत है? तो भारत में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे ऋण लिया जा सकता है? तो वाणिज्य बैंक से। इसमें सिंपली आपसे ये पूछा है कि भारत में रहकर आप लोन कहाँ से ले सकते हैं? तो बैंकों से आप लोन ले सकते हैं। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया जो है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गया था। M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक है। M2 बराबर M1 प्लस, इसके आगे जो पूछा है वो आपका आंसर हो जाएगा डाकघर में जमा बचत। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, M2 बराबर है M1 प्लस डाकघर में जमा बचत के। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AIADP? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसे आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर है इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। GDP अफीसदी के कारण GDP डिफ्लेटर, तो इसे आप या GDP डिफ्लेटर भी कह सकते हैं, या हिंदी में कहना चाहे तो अपस्फीति कारक जो है वो GDP डिफ्लेटर को ही कहते हैं। तो ये कैसे निकाला जाता है आपसे ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, GDP को जो नॉमिनल GDP होती है उसको रियल GDP से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे से हमारा GDP डिफ्लेटर निकल जाता है, जो कि दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। सांकेतिक GDP जिसे मतलब नॉमिनल GDP भी कहते हैं हिंदी में, और वास्तविक GDP जो मतलब रियल GDP होता है। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाता है हम लोगों का GDP डिफ्लेटर। शुद्ध निवेश व मूल्यह्रास का योग निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो शुद्ध निवेश में मूल्यह्रास का योग कर देंगे तो वो सकल निवेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या घरेलू आय में शामिल नहीं होता? तो घरेलू आय में जो है वो शामिल नहीं होता क्या? देश के बाहर अनिवासियों द्वारा अर्जित आय, जो देश के बाहर रहते हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका आय घरेलू आय में शामिल नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए कोई दुबई या ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है तो उसकी आय हम अपने GDP में काउंट नहीं करेंगे, वो GNP में काउंट होता है जब नेट प्रोडक्ट निकालते हैं तब। अगला क्वेश्चन जो है वो है NBFC MFI। तो ये फुल फॉर्म है NBFC MFI के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो कुल अस्थियों का 75%। तो इसमें आपको ये याद रखना है NBFC MEI के लिए जो है वो 75% आवश्यक है, न्यूनतम आवश्यकता है इसकी कितनी? 75%। गरीबों के आकलन में निम्नलिखित में से किसे संदर्भित किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा, मासिक प्रति व्यक्ति व्यय। तो गरीबों के आकलन में हम कैसे संदर्भित कर सकते हैं? मासिक प्रति व्यक्ति व्यय को। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में विकास के लिए सरकार की पहल नहीं है? तो माइक्रो फाइनेंस में प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो सरकार के लिए
पहल नहीं है। कृषि क्षेत्र डैश का एक हिस्सा है, तो कृषि क्षेत्र हमारे किस सेक्टर में आता है, तो वो फर्स्ट सेक्टर में आता है, जिसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। वस्तु एवं सेवा कर डैश का एक उदाहरण है, तो वस्तु एवं सेवा कर जो है वो किसका उदाहरण है, वो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, जिसे इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। तो वस्तु और सेवा कर इनडायरेक्ट टैक्स का एक उदाहरण है। यदि ब्याज दर बढ़ती है तो धन की मांग घटेगी। जैसे ब्याज दर बढ़ेगी, जैसे लोन आप लेने जाएंगे 10% से 20% हो जाएगा, तो आप लोन नहीं लेंगे, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोन नहीं लेंगे, सोचेंगे कि जब ये रेट कम हो जाएगी तब लेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो पैसों की मांग है वो घट जाएगी। तो ब्याज दर बढ़ती है तो धन की मांग अपने आप कम हो जाएगी या घट जाएगी। पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश की अवधि डैश के बीच थी। तो योजना अवकाश आपको पता ही होगा 66 से 69 के बीच में हुआ था, जो कि आपका आंसर हो जाएगा चौथा। 66, 67, 68 और 69 ये योजना अवकाश की अवधि है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसे मौद्रिक संसाधन के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, तो वो है M1+ वाणिज्य बैंकों में निविल सावधि जमा। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, M1+ वाणिज्य बैंकों में निविल सावधि जमा। पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो ये आपको सिंपली पता होगा, ये 1 अप्रैल 1951 को ये प्रारंभ किया गया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा का प्रकलन भारत के शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह डैश पर किया गया था। किस पर किया गया था प्रति व्यक्ति प्रति माह, तो 1000 पर किया गया था। अटल पेंशन योजना में लाभार्थी बनने के लिए न्यूनतम आयु मानदंड क्या है, तो अटल पेंशन योजना जो है वो सिंपली उसका लाभ उठाने के लिए आपको 18 से 40 वर्ष के आयु में होना पड़ेगा, तब आप इस पेंशन या फिर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो ये दोस्तों था हमारे आज का जो इकोनॉमिक्स में CGL में पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका ये पहला पार्ट है। इसमें मैंने आपको 35 क्वेश्चन के अराउंड इस वीडियो में कंप्लीट कराए हैं। इतना ही इसके दूसरे पार्ट में भी है, तो इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं इससे जल्दी से इसके नेक्स्ट पार्ट में, उसमें इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे ये मैसेज करके आप PDF ले सकते हैं। थैंक यू।